Mr. Verma 50 kg and Mr. Mathur 60 kg are sitting at the two extremes of a 4-meter long boat 40 kg, standing still in water to discuss a mechanics problem. They come to the middle of the boat, neglecting friction with water during the process. तो neglecting friction with water, how far does the boat move on the water during the process? सबसे पहले डायग्राम बना लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम से समझ लेते हैं। तो बोट है, बोट की लेंथ है 4 मीटर। इधर माथुर जी बैठे हैं, 60 kg वेट है, इधर वर्मा जी बैठे हैं, 50 kg वेट है। ठीक है, अब ये जो बोट है ये पानी में है। ये जो GL लिखा है इसका मतलब है ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन, यानी कि ये वो लाइन है जो ज्योमेट्रिक सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, CL का मतलब है ये वो लाइन है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ओके, अब ये दोनों एक मैकेनिक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बोट के सेंटर में आते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक लाइन पे दोनों पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये दोनों यहाँ पहुंच गए, इधर पहुंच गए। ठीक है, इनिशियली मैं मान लेता हूँ क्योंकि माथुर जी का वेट थोड़ा ज़्यादा है वर्मा जी से, तो मैं मान सकता हूँ कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस ज्योमेट्रिक लाइन के कुछ इधर है, यानी कि यहाँ पे मान लेता हूँ इस CL पे है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से ओवरवेट है। अब दोनों जब सेंटर में मिलने आए तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा ना, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अबाउट ही रहना चाहिए। ठीक बात है ना। लेकिन जब माथुर जी चलने लगे और इधर आए, वर्मा जी चलने लगे इधर आए, तो माथुर जी भी यहाँ, वर्मा जी भी यहाँ, और बोट क्योंकि सिमेट्रिकल है तो मैं मान सकता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ, तो सारा सब यहाँ सेंटर में आ गया। तो जो सेंटर ऑफ मास हो गया सिस्टम का वो तो ज्योमेट्रिक लाइन पे आ गया, यहाँ से खिसक के इधर आ गया, और ये तो हो नहीं सकता। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे माथुर जी और वर्मा जी चलते हैं वैसे वैसे बोट भी चलने लगती है। ठीक है, बोट इसीलिए चलती है ताकि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के अबाउट रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में देखो, थर्ड में क्या होता है। जैसे जैसे दोनों चल रहे थे बोट भी चल रही थी, बोट भी हिल रही थी। क्यों हिल रही थी बोट? ताकि सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का इसी लाइन के अबाउट रहे, इस लाइन के अबाउट। अब देखो थर्ड केस में वर्मा जी और माथुर जी अभी भी बोट के सेंटर पे ही हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर पे, क्योंकि बोट तो शिफ्ट हो गई। ठीक है, और दोनों यहाँ से और यहाँ से आप डिस्टेंस मेजर करोगे बिल्कुल बीच में। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे माथुर जी इधर जा रहे थे और वर्मा जी इधर जा रहे थे, बोट इधर जा रही थी। बोट ने तो जाना ही था ना इधर, क्योंकि अगर ये माथुर जी इधर आ गए, वर्मा जी इधर आ गए, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे हो गया। अब सेंटर ऑफ मास तो इस लाइन पे हो नहीं सकता, सेंटर ऑफ मास को कहाँ होना है, इधर होना है। तो इधर कब होगा, जब बोट इधर खिसक जाएगी। तो बोट इतना इधर खिसकेगी कि जो सेंटर ऑफ मास इधर आ सकता था वो यहाँ ना आके इस लाइन पे आ जाए, इस लाइन पे ही रहे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास यहीं रहा, सारी कंडीशंस फॉलो हो गई। अब देखो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के अबाउट रहा, वर्मा जी और माथुर जी बोट के ज्योमेट्रिक सेंटर पे हैं, दोनों कंडीशंस फॉलो हो गई जो क्वेश्चन में दी हुई है। कैसे फॉलो हुई? बोट के चलने से। बोट किस डायरेक्शन में चली? इस डायरेक्शन में चली। ये भी आपको यहाँ से पता लग गया कि बोट राइट डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है ना, राइट डायरेक्शन में चलेगी तभी जो है सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अबाउट रहेगा। अगर राइट डायरेक्शन में नहीं चलेगी तो सेंटर ऑफ मास तो इस लाइन के अबाउट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये तो हो गई इसकी एनालिसिस। ये एनालिसिस आप अच्छे से सीख गए, तो इसी एनालिसिस को आप हर क्वेश्चन में, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैथमेटिक्स से
जो भी हमको डेटा फाइंड करना है वो कर लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला ना, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला ये होता है, ये डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एम वी एक्स वी वैक्टर, ये ध्यान रखना ये वेक्टर है, ठीक है ना, प्लस एम एम एक्स एम वैक्टर प्लस एम बी एक्स बी वैक्टर, वी वर्मा जी के लिए, एम माथुर जी के लिए और बी बोट के लिए, ठीक है। तो मेरे पास आ गया एम वी एक्स वी प्लस एम एम एक्स एम प्लस एम बी एक्स बी इक्वल्स टू 0। अब हर क्वेश्चन में बार बार ये नहीं निकला, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, तो मैं डायरेक्ट इस रिजल्ट में आऊँगा, तो इसी को याद रखो, आप यहीं से शुरू करो क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे भी ध्यान देने वाला काम है। वर्मा जी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो फर्स्ट केस से वर्मा जी चलने लगे यहाँ से और पहुँचे बोट के बीच पे। बोट की लेंथ है आपकी टोटल 4 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ से चलने लगे यहाँ पे 2 मीटर, जब वो 2 मीटर चले बोट भी तो चल रही थी, बोट कितना चली x मीटर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्मा जी का 2 + x, ठीक है। अब बात करते हैं बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बोट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ चलिए, बोट तो x डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना बोट का, ये देखो x डिस्प्लेसमेंट बोट का हुआ। अब बात कर लेते हैं, ये हमारे हो गए माथुर जी कितना चलते हैं, माथुर जी चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना चलते हैं, यहाँ से यहाँ तो चलेंगे ही चलेंगे, तो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो -2, और साथ में बोट भी चल रही है इधर, तो -2 + x डिस्प्लेसमेंट होगा माथुर जी का। अब इसको मैंने लिखा है, सॉल्व करेंगे, 50 × 2 + x डिस्प्लेसमेंट हो गया ये हमारे पास माथुर जी का, और ये वर्मा जी का जो कि हैवी है, -2 + x 40 × x सॉल्व करेंगे, x आ गया मेरे पास 13 सेंटीमीटर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।